छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुस्लिम भी थे, मुसलमान के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। खैर, सहर शेख ने विक्ट्री स्पीच में 5 साल में मुमरा को हरे रंग से रंगने का ऐलान किया। मानो मुसीबत मोल ले ली। बीजेपी ने पुलिस से शिकायत कर दी तो फौरन पुलिस ने सहर शेख को नोटिस भी जारी कर दिया। सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर वार्निंग दे दी। इतने ही नहीं, एफआईआर भी दर्ज हो गई। विवाद बढ़ा तो सहर शेख ने सफाई भी दी, वो भी आप सुन लीजिए। क्योंकि मेरा झंडा फॉर्चुनेटली हरा है तो मैं हरा रंग रंगना चाहूंगी मुमरा में। मैं फिर से ये बोलूंगी, और ये पार्टी लेवल पॉलिटिक्स पे बात की गई थी। अब इसको ऑपोजिशन ने रिलीजियस पॉलिटिक्स जो वो खेलते हैं ना, उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिक्स बना दिया। ये किसी कम्युनिटी से कोई कलर का लेना देना नहीं है। तो सहर शेख ने अपनी सफाई दे दी कि वो उन्होंने क्यों हरा कहा। ऐसे में अब सवाल तो नवनीत राणा और महाराष्ट्र की पुलिस से भी पूछा जाना चाहिए। अगर हरे रंग के बयान पर पुलिस सांप्रदायिक सद्भाव के मामले पर नोटिस भेज सकती है, एफआईआर दर्ज कर सकती है, तो लगभग वैसा ही बयान तो नवनीत राणा ने दिया। तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कानूनी तौर पर? यही सवाल एआईएमआईएम के साथ अब कांग्रेस भी पूछ रही है। ऐसे हिसाब से तो बीजेपी वालों के ऊपर तो हजारों के ऊपर एफआईआर हो जाने चाहिए। अभी जिन्होंने ये कहा कि नहीं सिर्फ भगवा ही चलेगा, पहला एफआईआर उनके ऊपर भी होना चाहिए था। फिर उनको क्यों छोड़ दिया जाता है? आए दिन बोलते हैं कि पूरा सिफ्राइजेशन कर देंगे, तो कुछ नहीं होता। मगर यहाँ एक बच्चे ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है, उसके बावजूद इस तरह का उसको कम्युनल रंग देना मैं समझता हूँ सरासर गलत बात है ये। और कुछ तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के वहां पे जा रहे, एफआईआर करवा रहे, क्या है ये? फिरका प्रस्त पार्टी भाजपा जैसी पार्टी कलर को भी मजहब में बांट दिया, इंसानों को तो बांटा ही है, कलर को भी बांट दिया। अब हरा कलर से क्या तकलीफ है? मुंबई में भाजपा और शिवसेना की पहले आवाज थी, नारे थे कि कीप मुंबई ग्रीन एंड क्लीन, मुंबई शहर को हरियाली कर दे, साफ रख दे। तो ग्रीन यानी हरियाली की बात होती, इससे तकलीफ कहां से क्या आई? लेकिन कहते हैं नेताओं की रंगत और संगत ऐसी होती है कि फायदे नुकसान के रंग का चश्मा अपनी आंखों पर वो डाल लेते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे भी अब हरा और भगवा की सियासत में कूद पड़े हैं। कह रहे हैं कि सहर शेख ने जो कुछ कहा, जनता उसे सबक सिखाई। मैंने आपको अभी पहले ही कहा मराठी में, ये ठाणे जिला भगवा है। ये हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब का बालेकिल्ला गढ़ है, और मुमरा ठाणे जिला में ही है, छोटा है। वो भगवे में कैसा वो हरा होगा? ऐसा कहना गलत है, और जनता उसको ठीक से जवाब देगी। खैर, सहर शेख तो एक बच्ची है। अब पुलिस के नोटिस के बाद उसने ये कहा है कि हम सब हरा कर देंगे, का मतलब हम हरे पेड़ लगाएंगे। तो बेटा सहर शेख, आप पेड़ ही लगाना, आप हरे पेड़ ही लगा सकते हो, क्योंकि ये महाराष्ट्र की भूमि है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की भूमि है। कुदरत ने हजारों रंग दिए हैं, वो इसलिए कि एक ही रंग में सबको मत बांधो, या फिर रंगों में इंसानों को, देश को मत बांधो। लेकिन रंगों पर राजनीति का रंग चढ़ता है तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। महाराष्ट्र में पहले सहर ने रंग पर जहर बोया और फिर नवनीत राणा ने। अब ये नेता भले ही अपने बयान के अलग अलग मायने बताएं, लेकिन धर्म जैसे संवेदनशील मसले पर सोच समझकर बोलना ही चाहिए। और अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। संभल से सुर्खियों में आए एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर तो नहीं हुई, लेकिन इस चक्कर में संभल के जजों पर ट्रांसफरों का चक्कर जरूर चल गया है। 48 घंटे में यहाँ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम का फिर से ट्रांसफर हो गया है। अब आदित्य सिंह की जगह दीपक कुमार जायसवाल संभल के नए सीजेएम बना दिए गए। आपको याद होगा 18 सितंबर 2025 को विभांशु सुधीर यहाँ के सीजेएम बने, जिन्होंने अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसी महीने में 20 जनवरी को 4 महीने के छोटे से कार्यकाल में सीजेएम विभांशु सुधीर का ट्रांसफर कर दिया गया। आदित्य सिंह संभल के सीजेएम बनाए गए। फिर 22 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और नोटिफिकेशन आता है, और यानी कल शाम को, और दीपक कुमार जायसवाल को संभल का नया सीजेएम बना दिया गया। दीपक जायसवाल इससे पहले कौशांबी के सीजेएम थे, जबकि आदित्य सिंह को वापस सिविल जज सीनियर डिवीजन बनाकर चंदौसी भेज दिया गया है। यानी वकीलों का जो दबाव पड़ा उसका असर हुआ, आदित्य सिंह का ट्रांसफर रोक दिया गया।
बुधवार को चक्रव्यूह में मैंने आपको बताया था कि आदित्य सिंह ही वो सिविल जज थे जिन्होंने नवंबर 2024 में संभल के हरिहर मंदिर बनाम शाही मस्जिद दावे पर सर्वे का आदेश दिया था। इस ऑर्डर के बाद जब सर्वे टीम मौके पर पहुंची थी तो सांप्रदायिक हिंसा उस वक्त भड़क गई थी। इस हिंसा में कुछ लोग मारे गए थे तो वहीं कई पुलिस वाले भी घायल हुए। इसी हिंसा के एक केस में सीजीएम रहते विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी को तब के सीओ रहे अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस वालों पर एफआईआर करने का आदेश दिया था। इस ऑर्डर के महज 11 दिन के बाद विभांशु सुधीर का ही ट्रांसफर हो गया। विभांशु सुधीर के तबादले के बाद संभल के वकील भड़क गए। बुधवार को वकीलों ने कोर्ट के सामने प्रदर्शन किया। यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी। सीजीएम के ट्रांसफर को न्याय की हत्या बताया था। सीजीएम के तौर पर संभल में विभांशु सुधीर की वापसी तो नहीं हुई, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने प्रशासनिक फैसले के तहत आदित्य सिंह की जगह अब दीपक जायसवाल को नया सीजीएम नियुक्त कर दिया है। अब इस पर संभल के वकीलों का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। कि ये हाई कोर्ट का एक प्रशासनिक आदेश है और समय समय पर इस तरह के प्रशासनिक आदेश होते रहते हैं और न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर जो होते हैं वो उसी प्रशासनिक आदेशों के अधीन होते हैं। इसमें किसी कोई ऐसी घटना विशेष या कोई आदेश विशेष के कारण ये ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो संभल की इस सीजीएम की ट्रांसफर पॉलिटिक्स पर अब एक सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सपा और भाजपा आमने सामने। मुझे लगता है विपक्षी पार्टियां किसी भी विषय के ऊपर संवेदनशीलता से बात करनी चाहिए। किसी भी न्यायिक प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया और वैधानिक प्रक्रिया को तकनीकी दृष्टि से देखना चाहिए। दे हैव टू लुक इट टेक्निकली रादर देन पॉलिटिकली। एंड एज फार एज अपोजिशन पार्टीज आर कंसर्न, उन्हीं के दौर में संभल में वो खौफनाक मंजर देखने को मिला था जिसकी वजह से आज संभल में भारी डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिलता है। जितनी कुछ भी पटकथा लिखी गई वो सिर्फ और सिर्फ आदित्य सिंह के उस निर्णय से हुई और आज उनको वहां बना के बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने उस विवाद को और गहराने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन विपक्ष की लगातार मांग के चलते आदित्य सिंह को वहां से हटाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो प्रोटेक्शन किया जा रहा है, चाहे वो अनुज चौधरी का हो या आदित्य सिंह का हो, इन सब से सरकार को अपना पल्ला झाड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव संभल के सीओ रहे अनुज चौधरी को सरकारी प्रोटेक्शन का सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि संभल के सीजीएम कोर्ट ने 9 जनवरी को जिस न्यायिक आदेश में अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस वालों पर एफआईआर का आदेश दिया था, उस ऑर्डर का क्या हुआ? क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में किस जज ने आदेश दिया था ये मायने नहीं रखता। वो जज अब सीजीएम है या कोई और, ये भी मायने नहीं रखता जब तक कोई ऊपरी अदालत लोअर कोर्ट के न्यायिक आदेश पर स्टे न लगा दे। तब तक पुराना आदेश ही मान्य रहता है। एफआईआर दर्ज करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। दावा तो यह किया जा रहा था कि सीजीएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार और पुलिस की ओर से हाई कोर्ट में 22 जनवरी के पहले अपील दायर कर दी जाएगी। कल अपील फाइल नहीं हुई। इस अपील को लेकर कहां पेच फंसा है, इस पर बात करने के लिए अब कोई भी तैयार नहीं दिख रहा। और अब बात करेंगे अगली कहानी की, जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की, जिन्होंने ईरान के दरवाजे पर युद्ध वाली दस्तक दे दी। 1991 में एक फिल्म आई है सौदागर। फिल्म में अभिनेता राजकुमार का एक दमदार डायलॉग था। राजकुमार दिलीप कुमार से कहते हैं, जानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो वक्त भी हमारा होगा, बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी। ये तो खैर फिल्मी डायलॉग है, लेकिन कुछ इसी अंदाज में ट्रंप ने भी खामनाई के खात्मे की रियल स्क्रिप्ट जैसे तैयार कर ली है। इंटरनेशनल पंगेबाज ट्रंप ने ईरान पर चढ़ाई का फाइनल ट्रिगर दबा दिया है। अमेरिका का सबसे विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान को घेरने के लिए आगे बढ़ गया है। अमेरिका के जंगी बेड़े का ईरान के दरवाजे पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप की खामेनेई को दी धमकी सच होने वाली है? क्या अब ट्रंप ईरान को खामेनेई मुक्त बनाने वाले हैं या ये सिर्फ डराने की रणनीति है? अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को स्पेशल ऑपरेशन के लिए ही रवाना किया जाता है। ये अपने साथ पूरा जंगी बेड़ा लेकर चलता है। इसे अमेरिका के दुश्मनों का काल कहा जाता है। इसमें इतनी ताकत है कि अकेले ही ईरान की पूरी सेना को
धूल चटा सकता है। इसमें गाइडेड मिसाइल, क्रूज विध्वंसक जहाज, सबमरीन और युद्धपोत शामिल होते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन समंदर में चलने वाला सबसे बड़ा जंगी बेड़ा माना जाता है, जिस पर अमेरिका के सबसे घातक लड़ाकू विमान तक तैनात है। ईरान पिछले कई सालों से पश्चिम की आंखों में खटक रहा है। खामेनेई को इजराइल और अमेरिका दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, ठिकाने उड़ाए और खुली सैन्य धमकी दी, लेकिन जब ईरान नहीं झुका तो उसके परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने बम बरसा दिए। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं जुलाई 2025 की हैं, जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर B-2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर से बारूदी बारिश की थी। इसके बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम खटाई में पड़ गया था। लेकिन खामेनेई के खिलाफ विरोध की आग का ज्वालामुखी फट पड़ा है और इसकी हवा दी है ट्रंप ने। खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें भले ही तेहरान की हो, लेकिन इनकी स्क्रिप्ट व्हाइट हाउस में लिखी जाती है। दरअसल अमेरिका ईरान में विरोध की आग लगाकर खामेनेई को खामोश करना चाहता है। कभी खबर आई खामेनेई डर से भाग गए, कभी खबर आई खामेनेई ने बंकर में पनाह ले ली, कभी खबर आई अमेरिका को खामेनेई की लोकेशन मिल चुकी है, लेकिन अब तक खामेनेई अमेरिका की पहुंच से बाहर दिखे। तेहरान से भी प्रोटेस्ट की तस्वीरें आना फिलहाल बंद हो गई हैं। करीब 3 हफ्ते तक हजारों लोग सड़कों पर रहे जो सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे थे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के नेतृत्व वाले शासन ने काफी जद्दोजहद के बाद इस विरोध को दबाया है, जिससे ट्रंप का गेम प्लान खटाई में पड़ता दिखता है। लिहाजा अब खामेनेई के खिलाफ अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा बाहुबली मैदान में उतार दिया है। मैदान कहिए या समंदर कहिए, अमेरिका हमला करेगा या नहीं करेगा, कभी करेगा या बाद में करेगा, इस पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। लेकिन अमेरिकी युद्धपोत कोई एंट्री ने मिडिल ईस्ट में तनाव को बढ़ा दिया है। इससे इजराइल भी वॉर मोड में चला गया है। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान सीधे अमेरिका से लड़ने की बजाय मिसाइलों का मुंह इजराइल की तरफ मोड़ सकता है। हमास और हिजबुल्लाह के कंधे से इजराइल को निशाना बना सकता है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जामिर ने कहा कि सेना किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली सेना इस वक्त हाई अलर्ट पर है। ईरान के ऊपर युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ऐसा लगता है किसी भी समय ये युद्ध हो सकता है, मगर इसमें कुछ अड़चनें भी हैं जिसके कारण ये अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा। पहली अड़चन तो ये है कि इजराइल स्वयं नहीं चाहता कि अभी हो, वो पूरी तरीके से मिलिट्रीली तैयार नहीं है। कहा जाता है कि पिछले युद्ध में जो हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, उसमें उसका काफ़ी वेपन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया है। इस कारणवश वो अभी समय चाहता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.